किसी भी जनादेश को ठीक से समझने के लिए हमें चुनावी शोर शराबे से दूर जमीन की हकीकत और आंकड़ों की गहराई में उतरना ही पड़ता है। आज हम छत्तीसगढ़ की कोंटा विधानसभा सीट का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करेंगे। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ हार जीत का हिसाब किताब लगाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक चुनावी जनादेश को भरोसे और विकास के 5 साल के एक कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बदला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है कोंटा की, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का एक ग्रामीण इलाका जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कह सकते हैं कि बस्तर की आत्मा यहीं बसती है। यहाँ की जमीन, यहाँ के जंगल और यहाँ के लोग ही यहाँ की राजनीति को शक्ल देते हैं, और फिर वही राजनीति उनके जीवन को। इस रिश्ते को समझे बिना हम यहाँ के जनादेश को कभी नहीं समझ सकते। जरा ये नंबर देखिए, 1981। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2023 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला है। 1981 लोगों की उम्मीदें, उनकी नाराजगी और उनका फैसला, सब कुछ इसी एक नंबर में छिपा है। और अगर इसे प्रतिशत में देखें तो ये फासला और भी छोटा हो जाता है, सिर्फ 1.89%। इतना करीबी नतीजा अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल यह है कि वो कौन सी जमीनी ताकतें थी, वो कौन सी सामाजिक और राजनीतिक लहरें थी जिन्होंने इस मुकाबले को इतना कांटे का बना दिया। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें लोगों के बीच जाना होगा। चुनावी नतीजे तो असल में कहानी का आखिरी पन्ना होते हैं। असली कहानी तो उन लोगों की होती है जिनके एक एक वोट से ये नतीजा तय होता है। तो उनकी आवाज सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोंटा में सबसे पहले यहाँ की मिट्टी बोलती है और यहाँ के लोग बोलते हैं। कोंटा की 85% से भी ज्यादा आबादी गोंड और मुरिया आदिवासी समुदायों की है। इसका मतलब साफ है, यहाँ का राजनीतिक भविष्य इन्हीं समुदायों की उम्मीदों और उनके संघर्षों पर टिका है। उनकी जिंदगी की जो चुनौतियां हैं, वही यहाँ के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है विस्थापन का दर्द। पोलावरम बांध परियोजना की वजह से कई गांवों के गांव उजड़ गए। लोगों को अपनी जमीन, अपने जंगल, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़ना पड़ा। पुनर्वास के जो वादे हुए थे वो आज भी अधूरे हैं। ये सिर्फ एक पॉलिसी का मुद्दा नहीं है, ये अपनी जड़ों से उखड़ने का एक गहरा घाव है। दूसरी बुनियादी जरूरत, पीने का साफ पानी। सोचिए, आजादी के इतने दशकों बाद भी कोंटा के कई गांवों के लिए साफ पीने का पानी आज भी एक सपना है। ये एक रोजमर्रा का संघर्ष है जिसका सीधा असर सेहत पर और जीवन की गरिमा पर पड़ता है। फिर आता है रोजगार का सवाल। यहाँ के नौजवानों के पास मौके बहुत सीमित हैं। गरीबी एक कड़वी सच्चाई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लोग सिर्फ वादे नहीं चाहते, वो अपनी मेहनत के लिए मौके चाहते हैं ताकि वे अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सकें। और इन सबके बीच सुरक्षा का एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। इस इलाके ने दशकों तक नक्सली विद्रोह का दंश झेला है। यहाँ के लोग अब बस शांति चाहते हैं। वो एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहाँ डर ना हो, जहाँ विकास बिना किसी रुकावट के उन तक पहुंचे और जहाँ बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहें। तो जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो ये है कि कोंटा का जनादेश इन्हीं मुद्दों से तय होता है। पोलावरम का विस्थापन, पानी की किल्लत, शराब की समस्या, रोजगार की कमी और सुरक्षा की चिंता। ये जमीनी मुद्दे किसी भी बड़े राजनीतिक नारे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। अच्छा, अब इन जमीनी हकीकतों को आंकड़ों की कसौटी पर परखते हैं, क्योंकि डेटा हमें वो पैटर्न और ट्रेंड्स दिखाता है जो अक्सर पहली नजर में दिखाई नहीं देते। चलिए, इस कहानी के पीछे जो नंबर्स हैं उन्हें समझते हैं। 2023 के नतीजों पर नजर डालिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 31.24% वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को 29.35%। जैसा कि आप साफ देख सकते हैं, दोनों बड़ी पार्टियों के बीच वोट शेयर का अंतर बहुत ही कम है। ये उसी कांटे की टक्कर की पुष्टि करता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो कोंटा कांग्रेस का एक गढ़ रहा है, लेकिन अब इस गढ़ में स्थिरता नहीं है। इसमें काफी उतार चढ़ाव है। यह हमें बताता है कि भले ही पुरानी वफादारी अभी मौजूद हो, लेकिन अब वोटर सवाल पूछ रहा है और दूसरे विकल्प भी तलाश रहा है। पार्टी की पकड़ लंबी जरूर रही है, पर अब वो कमजोर पड़ रही है। अब इस स्लाइड में जो चीज वाकई दिलचस्प है वो है पिछले 20 सालों का ट्रेंड। यहां दो बातें बिल्कुल साफ उभर कर आती हैं। पहली, कांग्रेस का वोट शेयर जो 2003 में 51% से ज्यादा था, वो अब गिरकर 31% पर आ गया है। ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और दूसरी बात, वोटर टर्नआउट यानी मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ा है।
इसका मतलब है कि लोग अपने अधिकारों और मुद्दों को लेकर अब ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। और इस कहानी में एक तीसरा बहुत अहम किरदार भी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई। सीपीआई यहां लगातार 25 से 28% वोट हासिल करती रही है। ये वोट किसी एक पार्टी के हक में नहीं जाता, बल्कि ये बढ़ जाता है, जिससे मुकाबला हमेशा त्रिकोणीय और अप्रत्याशित बना रहता है। और जब राजनीतिक मुकाबला इतना जटिल और बहुध्रुवीय हो तो सार्वजनिक संवाद की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिम्मेदार तरीके से अपनी बात रखना और एक दूसरे की गरिमा बनाए रखना, ये हमारे सार्वजनिक जीवन की नींव हैं। ये हमें एक दूसरे का सम्मान करते हुए मुद्दों पर एक सार्थक बहस करने का मौका देते हैं। ये एक संवैधानिक मूल्य है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, अब हम ये विश्लेषण करेंगे कि क्यों हुआ। हमारा ध्यान किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि उन व्यवस्थाओं और प्रणालियों पर रहेगा जिन्होंने इस करीबी जनादेश को जन्म दिया। हर अभियान की अपनी कुछ ताकतें और कुछ कमजोरियां होती हैं। यहाँ मौजूदा पक्ष की ताकत उनका गहरा आदिवासी जुड़ाव और एक स्थापित बेस था, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा से जुड़ी पुरानी घटनाओं की विरासत और विकास की अधूरी कहानियां उनकी कमजोरियां थीं। इन्हीं दोनों के बीच की खींचतान ने नतीजों को इतना करीबी बना दिया। किसी भी अभियान की प्रभावशीलता को पूरी तरह से समझने के लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये अभियान को 4 अलग-अलग चेहरों या कह लें कि आयामों से देखता है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है चुनावी चेहरा, यानी उम्मीदवार की व्यक्तिगत अपील। इसे हम मध्यम दर्जे का आंकते हैं। इसका मतलब है कि उम्मीदवार का लोगों से सीधा संपर्क और तालमेल तो मजबूत है, लेकिन लगातार घटता हुआ जीत का अंतर ये भी दिखाता है कि वोटों का क्षरण हो रहा है, यानी समर्थन में कमी आ रही है। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है संगठनात्मक चेहरा, और ये काफी कमजोर है। जमीन पर पार्टी की जो मशीनरी है यानी कैडर, वो बहुत सक्रिय नहीं है। बूथ स्तर पर वोटरों को लामबंद करने की व्यवस्था अविकसित है। ये एक ऐसी प्रणालीगत कमजोरी है जो किसी भी मजबूत उम्मीदवार को मुश्किल में डाल सकती है। तीसरा चेहरा है नैरेटिव, यानी अभियान की कहानी। ये भी कमजोर रहा। अभियान का संदेश ज्यादातर रक्षात्मक था, जो बस अपनी उपलब्धियां गिनाने तक ही सीमित रहा। ये लोगों की बड़ी चिंताओं और उनकी आकांक्षाओं पर एक भविष्य की भरोसामंद कहानी गढ़ने में नाकाम रहा। और चौथा है संसाधन चेहरा, जिसे हम मध्यम दर्जे का मानते हैं। अभियान के लिए फंडिंग तो पर्याप्त थी, लेकिन नए जमाने के जो संसाधन हैं, जैसे डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनका सही इस्तेमाल नहीं किया गया। इससे युवाओं और दूर दराज के वोटरों तक पहुंचने के कई अवसर खो गए। तो इस पूरे विश्लेषण से अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है। ये सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि अगले 5 साल तक प्रभावी ढंग से शासन करने का एक खाका है। विश्वास बनाने और परिणाम देने के लिए एक ठोस, दूरंदेशी रणनीति की रूपरेखा। ये एक समय पर आधारित 4 चरण की योजना है। चुनाव से 90 दिन पहले जमीनी मुद्दों पर काम करके नींव रखना, 60 दिन पहले उन कामों को लोगों तक पहुंचाना और सही संदेश देना, 30 दिन पहले संवाद और संपर्क को बड़े पैमाने पर बढ़ाना, और आखिरी 10 दिनों में अपने समर्थकों को मतदान के लिए प्रेरित करना। हर चरण में बहुत विशिष्ट और कार्रवाई योग्य कदम शामिल हैं। सबसे पहले गठबंधन बनाना और शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करना। फिर ऐसी पहल शुरू करना जो जमीन पर दिखें और सीधे आदिवासी समुदाय को फायदा पहुंचाएं। इसके बाद सीधा संवाद बढ़ाना और अंत में समर्थकों को संगठित करना। याद रखिए, शासन जमीन पर दिखना चाहिए, फाइलों में नहीं। आज के दौर में सही संवाद बहुत जरूरी है। हमें लोगों से उनकी अपनी भाषा में और उन मंचों पर बात करनी होगी जिनका वे रोज इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी केंद्रित डिजिटल रणनीतियां, जैसे स्थानीय गोंडी या मुरिया बोली में व्हाट्सएप रील्स बनाना या वॉइस नोट के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन इन डिजिटल रणनीतियों को बहुत जिम्मेदारी से लागू करना सबसे जरूरी है। जब हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो गोपनीयता का सम्मान करना अनिवार्य हो जाता है। भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी कानून हमें याद दिलाता है कि किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उनकी सहमति से और एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए। यही भरोसे की नींव है। अंत में हमें यह समझना होगा कि ये सारी कवायद, ये सिर्फ चुनाव जीतने हारने की मशीनरी से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये शासन के एक उच्च उद्देश्य के बारे में है,
राजनीति से परे एक मकसद। चुनाव अंतिम लक्ष्य नहीं है, वे विश्वास और डिलीवरी के 5 साल के अनुबंध की शुरुआत हैं। एक चुनावी जीत अंत नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी की शुरुआत है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.